और उस गैसियस स्टेट जो ग्रेफाइट की थी उसमें से लेज़र बीम पास करी। ठीक है, तो वो लेज़र बीम ने क्या करा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो कि खुद एक मॉलिक्यूल है जिसमें 60 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स हैं और ये अप टू 370 कार्बन एटम्स तक जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है एलोट्रोपी को लेके। तो एलोट्रोपी से लेके जितने भी आपके डाउट्स थे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, डायमंड की प्रॉपर्टीज़, ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ हम कैसे कंपेयर करें, फुलरीन क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली हैं। छोटा सा टॉपिक है, हार्डली एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए हमें नॉलेज के लिए इसे पढ़ना होगा। सो यस, एलोट्रोपी क्या होती है? तो मेरे एक एक वर्ड को आप ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग है। एलोट्रोपी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, एक एलिमेंट नहीं, सिर्फ एक कार्बन नहीं, किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है जिससे वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, मोर देन वन फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपी कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक जो अलग अलग फॉर्म होंगे जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है, उनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो सकती हैं। भैया फील नहीं आया, क्या करें? तो देखो, एक एक एग्जांपल से मैं फील करवाता हूँ क्या है। तो एलोट्रोपी किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कार्बन की नहीं, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ना ये फॉर्म्स क्या है? तो मान लो आप एक एलिमेंट हो। ठीक है, मान लो यार, जस्ट इमेजिन आप उन 118 एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट हो। अब मैं ये कहता हूँ कि आप अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हो, यानी कि आप जब अपनी फैमिली के साथ रहते हो तब आपका बिहेवियर कुछ और होता होगा, आप कुछ अलग ही फॉर्म के होते होगे। लेकिन वही मैं कह दूं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो तब आपका बिहेवियर कुछ और होता होगा, आप अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। और मान लो आप अकेले हो, लोनली हो, तब आपका बिहेवियर कुछ और ही होता होगा। यहाँ पर आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। राइट, समझ पा रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज हो रही है, लेकिन आप अंदर से तो वही हो ना। आप फैमिली के साथ हो, आप वही इंसान हो। आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप वही हो, बस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई है, आपका बिहेवियर चेंज हुआ है। आप अंदर से तो वही हो ना। जब आप अलोन थे तब भी आप वही इंसान थे। समझ पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केमिकली आप तो सेम थे, लेकिन आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही थी, और यही है एलोट्रोपी का कंसेप्ट। ठीक है, मान लो अब मैं अलग अलग फॉर्म्स जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अकेले, तो उन अलग अलग फॉर्म्स को मैं एलोट्रोप्स का नाम दे दूँ। और यही होता है रियल में। कोई भी एलिमेंट अगर अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो अलग अलग फॉर्म्स का नाम पड़ जाएगा उसके एलोट्रोप्स। जैसे कि कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो अलग अलग फॉर्म्स उसके ही एलोट्रोप्स पड़ जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो आप बोल देना कि वो अलग अलग फॉर्म्स जिसमें कार्बन एग्जिस्ट कर रहा है, वही है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ग्रेफाइट, डायमंड, चारकोल, कोल, पीट, ये सब कार्बन से ही बने हैं। ठीक है, केमिकली वो सेम है, लेकिन इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, अपीयरेंस अलग है ना। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ नोट करवाने चाहूँगा कि डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये जितने भी आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वैसे तो 3 ही पढ़ने वाले हो, तो ये सब हमने क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जाम्पल लिए हैं। इसका एक और फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि एम्फोरस फॉर्म, यानी कि वही कोल, पीट या चारकोल। इन एम्फोरस फॉर्म्स को हम ज्योग्राफी में कहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 10th क्लास की ज्योग्राफी में हम एम्फोरस फॉर्म्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, लेकिन साइंस में आप क्रिस्टलाइन फॉर्म पढ़ते हो। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल्स वापस से बताता हूँ, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन है। ठीक है, और इसी पे एक क्वेश्चन भी बना था 2013 या 14 में कि उसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के एग्जाम्पल बताने थे, तो ये 3 एग्जाम्पल थे। ठीक है, वो था इसका आंसर। तो पहला एलोट्रोप ऑफ कार्बन हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में। तो ये एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गजब का है भाई। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिन लोगों को नहीं पता है वो लाइट चैप्टर पढ़ो फिजिक्स में, पूरा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड चीज़, एक फैक्ट है जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि ये हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और क्वाइट हैवी है। ठीक है, वेल ये ऐसा क्यों है वो हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले थर्ड जनरल प्रॉपर्टी ये है इसकी कि कंडक्टिविटी कैसी है। नाउ कंडक्टिविटी हम 2 टाइप्स की पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी और एक थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हीट की कंडक्टिविटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सारे कार्बन्स बॉन्डेड होते हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं मिलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी में ये गजब के होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है? चलो आओ स्ट्रक्चर में बात करते हैं इसका क्यों होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हो तो ये एकदम 3 डायमेंशनल सा है।
ठीक है, बुक में आप जो स्ट्रक्चर देखोगे वो 2 डायमेंशनल में दिखेगा, लेकिन आप क्यूबॉइड के बारे में सोचो एक बार, ठीक है, वो 3 डायमेंशनल है। और ऐसे ही कुछ कार्बन का अरेंजमेंट होता है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है अलग अलग कार्बन से, ठीक है, ये एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। और शायद इसलिए ये इतना ज़्यादा हार्ड है, बिकॉज सारे कार्बन एटम्स की कुछ अरेंजमेंट ही ऐसी है, राइट। नाउ यहाँ पर हर एक कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखा है, इसलिए ये वो टेट्रा कोवैलेंट भी है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है, 4 की वैलेंसी इसकी होती है, ठीक है, कोवैलेंसी भी इसकी 4 की होती है। वेल इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी क्वाइट हाई होता है। क्यों होता है? बिकॉज देखो यार, कार्बन एटम्स की कुछ बॉन्डिंग ही ऐसी तरीके से हो रही है कि सारे कार्बन एक तरह से लॉक्ड से हो गए, ठीक है, एकदम चेन टाइप बन गए हैं और इंटरलॉक्ड हो गए सारे बॉन्ड्स एक तरह से। तो भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पर लगाने के लिए, तो ठीक है, और ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होगा ना यार। ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक फैक्ट है ये, कि हम आर्टिफिशियली डायमंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे भाई? लेबोरेटरी में हमने प्रूव करके बताया ये। और वो जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है ना, वो नेचुरल अकरिंग डायमंड से एकदम रिजेंबल करता है। मतलब हम डिफरेंस ही नहीं बता पाएंगे इन दोनों के बीच में कि कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल अकरिंग है ना। इसके लिए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ करा है इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, हम इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते ना। ये होता कैसे है, हम कैसे आर्टिफिशियली बना सकते हैं? तो कार्बन को हम बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रखते हैं, तो उससे सिंथेटिक डायमंड बन सकते हैं, ठीक है, ये लेबोरेटरी में होता है। कार्बन का दूसरा एलोट्रोपिक फॉर्म है ग्रेफाइट। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन की एक जैसी होंगी, तो हम उसमें कोई डिफरेंस नहीं करने वाले हैं। हम जिस चीज़ में डिफरेंस देख सकते हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये चीज़ मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताई थी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये ग्रेइश ब्लैक है, वहाँ पर कलरलेस था डायमंड, ठीक है, ये ग्रेइश ब्लैक है और ओपेक सब्सटेंस है, ठीक है। डायमंड जो था वो ट्रांसपेरेंट था, लेकिन ये ओपेक सब्सटेंस है। ये डायमंड से थोड़ा लाइटर है और स्मूथ और स्लिपरी टू टच है ना। इसका रीज़न भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है। वाई? बिकॉज इसमें में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मूव करवाने के लिए, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट माने जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर पे बात करते हैं अब। तो ये कार्बन एटम्स की लेयर्स से बनता है, शीट से बनता है, ठीक है, ये जैसे एक लेयर ऊपर, फिर उसके नीचे एक लेयर, फिर उसके और नीचे एक लेयर, ठीक है, तो ऐसे बनता है ये। और आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे हेक्सागोनल टाइप एक एक लेयर पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा टाइप का ओरिएंटेशन ले लेता है, ठीक है। एक कार्बन एटम कोई सा भी सिलेक्ट करो तो उस पर आप 3 बॉन्ड देखोगे कार्बन एटम्स के, एक मतलब 2 ऐसे प्लेन में और एक प्लेन के नीचे, ठीक है, तो 3 कार्बन एटम्स बॉन्ड बना रखे हैं, एक नीचे वाले से और 2 ऐसे अपनी हेक्सागोनल रिंग पे। ना यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि कार्बन एटम टेट्रावेलेंट है, ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री है, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन रीज़न है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, और इसलिए ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देखा, स्ट्रक्चर से पता पड़ जाता है कि क्या प्रॉपर्टी होने वाली है। नाउ अब इसकी एक और स्पेशल प्रॉपर्टी ये थी कि ये स्मूथ और स्लिपरी टू टच होते हैं। क्यों होते हैं, चलिए देखते हैं। तो मान लो आपने ग्रेफाइट के किसी पीस को टच करा, तो उसके ऊपर वाली लेयर अफेक्ट होने वाली है आपके टच से, ठीक है, तो आपके लगाए गए फोर्स से, ठीक है, वो फोर्स भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो फोर्स से क्या होता है, जो 2 लेयर के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, ये देखो ये वाले बॉन्ड जो मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, वो बॉन्ड टूटने लगते हैं। आपके लगाए गए फोर्स से वो बॉन्ड टूटने लगते हैं, बिकॉज वो वीक वंडरवॉल फोर्सेस हैं। नेम पर मत जाना कि यार ये कौन सी नई टर्म आ गई, कोई काम की नहीं है आपकी, बस इतना समझ लो ये जो फोर्स का नाम लिया मैंने वो बहुत ही वीक है, और आपके लगाए गए फोर्स से वो फोर्स टूट गई, जिससे क्या होगा, वो 2 जो लेयर थी वो आपस में स्लाइड ओवर करते हुए नजर आएंगी, ठीक है, एक इधर भागेगी एक इधर भागेगी, और इसलिए ये स्लिपरी टू टच होता है, ठीक है। आपके लगाए गए फोर्स से वो जो इनके बीच में बॉन्ड था वो टूट गया, अब क्योंकि बॉन्ड नहीं है तो इधर उधर भागेंगे, और ये लेयर ऐसी भागेगी, ये लेयर ऐसी भागेगी, ठीक है, समझ आया? तो यार देखो, अभी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, बीच में थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तीसरा एग्जांपल लेते हैं फुलरीन्स का। नाउ एकदम से आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये नाम कैसे पड़ा, इतना अजीब नाम रखते क्यों हैं साइंटिस्ट। तो देखो, ये भी किसी के नाम पर रखा गया है भाई। ये जो नाम आप पढ़ रहे हो वो खुद एक किसी इंसान के नाम का है, जो कि एक आर्किटेक्ट था, ठीक है, उसने एक कुछ बनाया था ऐसा बकमिंस्टर फुलर नाम का, तो वो स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल कर रहा था, तो इसका नाम ये फुलरीन लग दिया,
ठीक है, वापस से प्रोनाउंस करो मेरे साथ, फुलरीन है इसके नाम। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स तो इसका नाम ही प्रोनाउंस करना नहीं जानते, फिर भी पढ़ लेते हैं। तो फिर से बोलो मेरे साथ, क्या है इसका नाम? फुलरीन। भाई गूगल का भी कुछ अच्छे से उपयोग करा करो, है ना, ये मैंने कर रखा है जैसे। तो देखो फुलरीन की बात करें तो ये कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरल अकरिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियल सब्सटेंस है जो कि खुद ग्रेफाइट से बनाया गया है, ठीक है। ये साइंटिस्ट ने बनाया था मिलके, जिनका नाम था H.W. क्रोटो, स्मैले और रोबर्ट कर्ट, ठीक है, अलग अलग नाम है अजीब से, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने क्या करा, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने आर्टिफिशियली क्या करा, ग्रेफाइट के वेपर्स बनाए, ठीक है, ग्रेफाइट को गैशियस स्टेट में लाए और उस गैशियस स्टेट जो ग्रेफाइट की थी उसमें से लेज़र बीम पास करी, ठीक है। तो वो लेज़र बीम ने क्या करा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जो कि खुद एक मॉलिक्यूल है जिसमें 60 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन एटम्स हैं और ये अप टू 370 कार्बन एटम्स तक जा सकता है, ठीक है। 60 तो जस्ट ऐसे ही था, लेकिन 70 तक जा सकता है, 370 तक भी जा सकता है। तो वो बड़ा ही अजीब सा है, कुछ तो होगा उस लेज़र लाइट में जो उसने ग्रेफाइट को एक फुलरीन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया, फुलरीन बकमिंस्टर फुलरीन के नाम पे पड़ा है बिकॉज ये उसके जैसा दिखता है। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट ने बनाया है, रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर। तो ये था ऑल अबाउट फुलरीन, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो यही था एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जनरली एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ये एलोट्रोपी क्या होता है। तो वो डेफिनेशन जो मैंने बताई थी कि एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जिससे वो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, हर एक फॉर्म को हम बोलेंगे एलोट्रोप। तो इतना चीज़ बस पूछते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में मैंने कभी नहीं देखा कि सीबीएसई ने एक भी क्वेश्चन पूछा हो, बस एलोट्रोपी का एक बार देखा था मैंने क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके लिए सॉरी, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें, देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।